हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 7 सरफेस केमिस्ट्री के वो सारे के सारे इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। इन 25 क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो इस साल पेपर में आ चुके हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में। अब देखना आप कैसे कैसे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए हैं। अगर आपके पास दिनेश का मॉडल पेपर है जी, आप जिस यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी मॉडल पेपर आपका चलता है, आप क्वेश्चन देखो, टिक लगाओ उन क्वेश्चन में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप टिक लगा लेना, वरना स्क्रीनशॉट लेना और अपनी नोटबुक में नोट करना अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए साहब, मैंने यूनिट पहले डाल रखी है। यूनिट 7 का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और ये यूनिट आपने, यानी कि ये चैप्टर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, लेकिन भैया इस बार इस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब इंटर वाला बच्चे को इस चैप्टर को पढ़ने का मौका बीएससी में मिलेगा, क्योंकि 12th क्लास से बिल्कुल फिनिश कर दिया गया। और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री, मुझे ज़रा बताना कि सर मैंने पढ़ रखा, उनके लिए तो बिल्कुल हलवा से भी हलवा, बिल्कुल इजी है ये। चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। निम्नलिखित में से द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड यानी कि लायोफिलिक कोलाइड, और एक होता है लायोफोबिक कोलाइड। देखो, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। 7 से 8 10 अंतर देखने मिल जाते हैं। अब जरा इसका राइट ऑप्शन बताओ कि सर राइट ऑप्शन मेरे पास ये होगा, कोहरा होगा, रक्त होगा, गोंद होगा, या फिर मेरे पास बादल होगा। अब आपका देखो अंदाजा पता क्या है, आपका दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन फंस रहा होगा इस समय, रक्त, ब्लड, है ना। फंस रहा ना, मुझे बताओ बेटे। सबका यही मानना होगा कि सर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है मेरे पास वो ब्लड है, रक्त है ना। लग रहा है, बताओ। तुम्हारे दिमाग में यही विचार आया होगा कि सर ब्लड होगा, लेकिन नहीं होता। क्या होता है? गोंद होता है। गोंद क्या है मेरे पास? इसका राइट आंसर है। गोंद की जगह वो प्रोटीन दे सकता है, जिलेटिन दे सकता है, स्टार्च दे सकता है। ये सबके सब नेचुरल मटेरियल जो है वो सबके सब लायोफिलिक कोलाइड होता है। बाकी सिल्वर सोल, गोल्ड सोल और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो सबका सब लायोफोबिक कोलाइड होता है। बाकी सब गोंद हो गया हमारा, जिलेटिन हो गया मेरे पास, गोंद जिलेटिन हो गया, और मेरे पास प्रोटीन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, ये सब लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। पढ़ लोगे, दिमाग में फांस लोगे। चलिए साहब आगे देखते हैं। कोलाइडी विलयन का स्कंदन होता है। भैया स्कंदन का मतलब समझते हो? कोगुलेशन बोलते हैं। पहले बनाओ कोलाइडी विलयन को, फिर खराब करो। अब कोलाइडी विलयन को खराब करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कोलाइडी विलयन को आप गर्म कर दो, बिल्कुल राइट बात है। बेहतर भट्टे मिला दो, बिल्कुल राइट बात है। आप पढ़ना कोगुलेशन आप पढ़ना यार मेरे दोस्त, क्योंकि पता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है और आपको आवेश किसी तरह से हटाना है। आप उसमें बेहतर भट्टे मिला दो, आवेश हट जाएगा। प्लस वाला माइनस हटाएगा, माइनस वाला प्लस हटाएगा, ठीक है। गर्म कर दो, खराब हो जाएगा। जितने भी आपके टूथपेस्ट आते हैं ना, दांत तो मानते ही होगे आप, ठीक है। तो टूथपेस्ट आता है, जितने भी खुजली खुजाट के ट्यूब आते हैं मार्केट में, वो सब के सब मेरे पास क्या होते हैं बेटे? वो सब के सब आपके पास कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है। जितनी दवाइयाँ मार्केट में मिलती हैं सब क्या होती हैं? कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पीने वाली दवाइयाँ, ठीक है। उनमें बेहतर दुपट्टे मिला दो थोड़ा सा, या गर्म कर दो इनको, या फिर आप विपरीत आवेशित सोल मिला दो, खराब, बिल्कुल जिंदा खराब हो जाएगा। उसको बोला था कोगुलेशन, ठीक है। यानी कि कोलाइडी विलयन का अपक्षेप के रूप में परिवर्तित होना कोगुलेशन यानी कि स्कंदन कहलाता है। अरे हटाओ, इतना लंबा कौन ले। तो गर्म करने पर राइट ऑप्शन है, बेहतर भट्टे मिलाने पर राइट ऑप्शन है, विपरीत आवेशित सोल मिलाने पर राइट ऑप्शन है। उसका मतलब है क्या आंसर मेरे पास? ये सभी इज अ राइट आंसर है। लगा दो, टिक लगा दो। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। बताओ बेटे जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन ढूंढो पहले। ये क्वेश्चन तुम खुद देखो, मुझे मत देखो, क्वेश्चन को देखो तुम। ये कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव किस कारण दिखाई देता है? तो अधिकांश बच्चे इसका टिक जो है ना, वो प्रकाश का अपवर्तन मानते हैं कि यार ये प्रकाश का अपवर्तन होगा, इज राइट ऑप्शन है, टिक लगा दो, यही हमारा राइट ऑप्शन है। छोड़ो क्वेश्चन को, आगे बढ़ो, ठीक है। होगा। अरे टिंडल प्रभाव सबने पढ़ा है, 10th क्लास 7, क्लास 6 सबने पढ़ा है टिंडल प्रभाव। और पता है कि जब किसी अंधेरे कमरे में, ठीक है, किसी छिद्र से आने वाला आप तो प्रकाश आता है, उसके मार्ग में धूल कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो पीछे से लाइट आती है, उस लाइट में धूल कण आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी थिएटर में मूवी देखिए, जाना आप, देखना, मजा आता है देखने में। तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है जरा बताओ बेटे? प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी कि वाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। भैया प्रकीर्णन समझते हो ना, प्रकीर्णन द्वारा होता। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल है?
एरोसोल, फंस गए, एरोसोल है। एरोसोल क्या होता है, पहले तो ये चेक करें कि ये एरोसोल होता क्या है। देखो अगर ठोस लो, अरे लेना नहीं है यार, पहले सिर में पत्थर उठा के सिर में मार लो, ऐसा नहीं करना। ठोस लो या द्रव, ठोस या द्रव का गैस में मिश्रण को, ठोस या द्रव का गैस में कोलाइडियल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल कहते हैं। अब एक बार ऑप्शन आप खुद से दिमाग लगाए ना, धुआं, रक्त, पनीर, मक्खन। पनीर बहुत बढ़िया चीज़ होती है बेटे, शादी बरात में सबसे पहले आदमी पनीर पे हाथ मारता, जैसे बोलेगा खाओ खाना, चाहते सीधे पनीर पर हाथ, और तुम भी ऐसे करना, सीधे पनीर पर हाथ मारना। ये पनीर है और ये मेरे पास क्या, मक्खन है, ठीक है। पनीर है, मक्खन है, रक्त है, धुआं है। तो धुआं पर आप ध्यान देना बेटे, इसमें से एक राइट आंसर है, वो कौन सा है बताओ जरा। तो धुआं जो होता है ना बेटे, वो एरोसोल होता है। धुआं क्या होता है, एरोसोल होता है, क्योंकि धुएं में जो पार्टिकल होते हैं ना, जो ठोस पार्टिकल होते हैं, एक तो धुआं गैस होता है, उसमें ठोस पार्टिकल मिले हुए होते हैं। तो ठोस या द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल कहते हैं। अच्छा, बादल एरोसोल है, बादल भी बेटे एरोसोल होता है। क्यों, क्योंकि गैस होती है और गैस में मेरे पास लिक्विड मिला हुआ होता है, तो बादल भी एरोसोल होता है। इसकी जगह आपको बादल भी दे सकता है, पर घबराना मत, इधर राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, धुआं, ठीक है। चलिए सब आगे देखते हैं। बादल या कोहरा कोलाइडी विलयन, सबने देखे हैं बादल, भी सबने देखा है। बादल कभी भी बरस सकते हैं, कभी भी गरज सकते हैं, कोई भरोसा नहीं बादलों का। कोई स्थान निर्धारित नहीं कि बादल वहां मिलेंगे, चलो वहां देने चलना है, ऐसा होता है, कहीं नहीं होता। तो बादल या कोहरा कोलाइड है, द्रव में गैस, गैस में द्रव, गैस में गैस, या फिर गैस में ठोस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, बादल या कोहरा है, हाँ सही है, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। बादल कोहरा दोनों चीजें एक ही होती हैं, बादल या कोहरा दोनों चीजें एक ही होती हैं। जल्दी बताओ बेटे जरा, बादल या कोहरा। देखो कोहरा, जब आप बाइक चलाते हो ना कोहरे में, बाइक चलाते हो कोहरे में, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि आपके ना बॉडी पे बहुत सारा पानी, यानी कि जो लिक्विड पदार्थ होता है पानी, वो जम जाता है। इसका मतलब क्या है कि यार कोहरा गैस होता है, उसमें पानी छिपा हुआ होता है, तो तरल छिपा है, यानी कि लिक्विड छिपा है किसके अंदर, गैस के अंदर। और बादलों में भी सेम, बादल भी ऐसे होते हैं भाई, बादल गैस के गोले होते हैं, उसमें पानी छिपा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि द्रव का गैस में मिक्सर होता है, द्रव का गैस में, द्रव में गैस, ठीक, द्रव में गैस, गैस में द्रव, या गैस में गैस, या गैस में ठोस। तो बेटा गैस में द्रव होता है, ठीक है, गैस में द्रव। बादल या कोहरा क्या होता है, गैस में द्रव होता है। विभिन्न तापमानों पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इस साल का कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का आने वाला क्वेश्चन है, सब कोई रोक नहीं सकता। आंधी टले तूफान टले, पर ये क्वेश्चन ना टले, गारंटी है मेरी, लिख के ले लो आप इस क्वेश्चन को। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे सकता, बताऊंगा मैं कैसे देगा। विभिन्न तापमानों पर गैस के निम्नलिखित वक्र प्राप्त होते हैं, सही तापमान क्रम है। बताओ बेटा जरा, सही तापमान क्रम क्या होगा। अब यार तुम्हें ना देखो, एक बार बता रहा हूँ, ये T1 सबसे ऊपर है, T2 सबसे उससे T2 उसके नीचे है, T3 उसके नीचे है। अब आपको लग रहा होगा, यहाँ आपको एक चीज़ देखने वाली बात है कि भाई आपको ये लग रहा होगा इस टाइम, यहाँ टेम्परेचर चेक कर लो आप, जो भी लग रहा हो टेम्परेचर चेक करो। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा, देखो ऊपर से नीचे जाने पर, ये ध्यान देना बेटे, ऊपर से नीचे जाने पर लगातार टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बस इतना ध्यान देना। ऊपर से नीचे जाने पर लगातार टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे पास, इधर राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा, पहला T1 कम होता है, T2 ज़्यादा होता है, T3 उससे ज़्यादा होता है। पर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार उल्टा सोच लेते हैं, उल्टा के T3 ज़्यादा होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, T1 ज़्यादा होगा, T2 उससे ज़्यादा होगा, T3 उससे ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन में मैं एक चीज़ और घुमा दूँ, ऊपर से लेना है आपको, ऊपर वाला ज़्यादा होगा, उससे ऊपर वाला कम होगा, उससे नीचे वाला ज़्यादा होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा होगा। अगर मैंने इसी चीज़ को ऐसे ना लिख के, अगर मैंने ऐसे घुमा दिया, ऊपर T3 कर दिया, यहाँ T2 कर दिया, यहाँ T1 कर दिया, अब क्या राइट ऑप्शन होगा, अब भी यही होगा। अब T3 ज़्यादा हो गया, T3 ज़्यादा हो गया, T3 मेरे पास सबसे ज़्यादा हो गया, T3 मेरे पास, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हो, ठीक है। यहाँ देखो बेटे, हाँ सही है, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ मेरे पास क्या होगा, T3 अब कम हो गया, T3 सबसे कम हो गया, उससे ज़्यादा मेरे पास T2 हो गया, उससे ज़्यादा मेरे पास T1 हो गया। तो T3 मेरे पास सबसे कम हो गया, उससे ज़्यादा T2, उससे ज़्यादा T1 हो गया। तो ये उल्टा ही पूछ सकता है, कभी सोचो कि यार ये T1, T2, T3 और टिक लगाइए कि T1 ज़्यादा है, T1 कम है, T2 से, T2 कम है, T3 से, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगर उल्टे कर दिए तो आपको भी उल्टा करना पड़ेगा, T3 इस टाइम कम हो जाएगा। अगर ऐसे दे रखा होगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बी नंबर, ठीक है, ये ध्यान देना आप इस चीज़ को। चलिए साथ में हटा देता हूँ इस चीज़ को, आप स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया करके इसका। तो मेरे पास राइट ऑप्शन पहला है इसका। कोलाइडी कणों का आकार होता है भैया 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, पता होना चाहिए। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है भैया, कोलाइडी कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से, ठीक है, 1000 नैनोमीटर तक। यानी मतलब ये हुआ कि 10 की घात -9 से 10 की घात -9 मीटर से
और 10 की घात -6 मीटर तक, ठीक है। अब अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो -9 + 2 10 की घात -7 से 10 की घात -4 मीटर तक हो जाएगा, है ना। 10 की घात -4 से देखो 10 की घात -4 से 10 की घात -7 तक की रेंज में कौन सी चीज़ है, तो 10 की घात -4 से, तो 10 की घात -4 से 10 की घात -7 तक की रेंज में मेरे पास ऑप्शन ये वाला सही है, 10 की घात -5 सेंटीमीटर टू 10 की घात -7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आयो मैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं जितने ये मैंने लिए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 7 क्वेश्चन हो गए। आप बढ़िया करके याद करेंगे, कोलाइडी कणों का आकार हिंदी में बोला जाता है इसको, अणुसंख्यक कणों का आकार ही बोलते हैं इसको हम। कभी सोचोगे यार कुछ नहीं है, अणुसंख्यक कणों का आकार। अच्छा ये बताओ वास्तविक कणों का आकार कितना होता है, बताओ। रियल मोलेक्यूल्स वास्तविक कणों, वास्तविक बिलियन होता है, उस वास्तविक बिलियन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम मतलब पता नहीं कितना होता होगा। अगर लिखोगा मिलेगा ऑप्शन में कि 1 नैनोमीटर से कम, तो समझ जाना कि भैया ये वास्तविक कणों का आकार है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। तो हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। चलिए साहब 8वां क्वेश्चन आप देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है, कौन सी होगी? अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होगा। जल्दी बताओ, एक बार दिमाग लगा के बताओ बेटे कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण है। थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लैंगम्यूर समीकरण हो गई, एक फ्रेंडलिक अधिशोषण समीकरण हो गई। जो बंदे थ्योरी वाइज इनके एग्जाम होंगे पढ़ लेना बढ़िया करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x/m इसे राइट ऑप्शन है। x/m आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि अधिशोषित गैस की जो मात्रा होती है वो गैस के दाब पर डिपेंड करती है। मध्य दाब पर क्या होता है, उच्च दाब पर क्या होता है, निम्न दाब पर कैसे डिपेंड करती है, ये सब कुछ फ्रेंडलिक ने बता दिया है। जब पढ़ोगे थ्योरी तो मजा आएगा पढ़ने में इस चीज़ का। तो x/m बराबर k p⁴ हाँ, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण में 1/n का मान होगा। भैया बहुत ज़रूरी है, 1/n का मान होगा। तो 1/n का मान कितना होगा, जल्दी बताओ, देखकर मुझे फास्टली बताओ, आप दिमाग लगाओ बढ़िया करके कि यार फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण में 1/n की वैल्यू क्या होगी। भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता है, खुद से बताओ, खुद से सोचो यार, तुम खुद करो अपने आप, मुझसे मत पूछो, करो खुद करो बताओ जरा कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण में 1/n है। अच्छा ये बताओ अधिशोषण किसे कहते हैं हम, एक लाइन में अधिशोषण का आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ शोषण शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? शोषण, अरे वो वाला शोषण नहीं जो सोच रहे हो आप, ठीक है। शोषण का मतलब अवशोषण और अधिशोषण। शोषण का मतलब अवशोषण और अधिशोषण दोनों के दोनों काय में आते हैं, शोषण में आते हैं, ठीक है। पूछा जाता है पेपर में कि शब्द शोषण किसके लिए यूज होता है, ऑप्शन देगा अधिशोषण, अवशोषण, अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिशोषण अवशोषण दोनों के लिए हम शोषण शब्द का यूज करते हैं। चलिए साहब फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण में 1/n का मान कितना होगा मेरे दोस्त? तो 1/n का मान होगा मेरे पास ए नंबर, 0 से 1 के बीच में हमेशा 1/n की वैल्यू रहती है, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, अधिशोषण का मतलब होता है अधिशोषण कैसे तो फॉर एग्जाम्पल अधिशोषण किसे कहते हैं? धूल, कपड़े पर धूल का जमा होना, कपड़े पर धूल का जमा होना। भारत एक धूल प्रधान देश है, गारंटी ले रहा हूं मैं, भारत के हर एक हिस्से में धूल मिलेगी आपको। जहां भी आप जाओगे रोड पर आपको धूल का सामना करना पड़ेगा। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, कितना VIP एरिया हो, धूल का सामना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब धूल कपड़े पर जमा होती है तो उस घटना को बोलते हैं हम अधिशोषण, यानी कि एक पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ पर जमा होने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण उष्माक्षेपी होता है, ठीक है। कौन सा होता है बेटे? उष्माक्षेपी होता है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं। लैंगम्यूर अधिशोषण प्रेरक समीकरण है, बहुत बढ़िया समीकरण है, बहुत बढ़िया समीकरण है, बहुत लंबा दिलवा के जाएगी, ठीक है। और वो होती है मेरे पास x/m बराबर AP है, AP.kp, x/m बराबर कितना बेटे मेरे पास AP होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं है, याद कर लो कि लैंगम्यूर समतापी समीकरण होती है x/m बराबर AP। चलिए साहब निम्न में से पाइसी कारक है, पाइसी कारक का मतलब समझते हैं आप? बताओ सोचो। तो निम्न में से पाइसी कारक कौन सा है मेरे पास? साबुन है, ठीक है। बाकी ऑप्शन मत पढ़ो, तेल, जल, नमक, साबुन। साबुन क्या होता है बेटे? पाइसी कारक होता है। फैट है, देखो फैट का मतलब बसा होता है, बसा का देखो एक ना मेरे पास इसमें कौन सा है? पायस, पायस आते हैं। पायस कैसे कहते हो? द्रव में द्रव के मिश्रण को, द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है, जिसमें परिचित व्यवस्था भी
परिचित प्रवस्था भी द्रव होगी, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होगा। अच्छा, दूध पायस है या नहीं है? दूध जो आप लोग पीते हो भैंस वगैरह का, वो पायस है या नहीं है? वो भी पायस है। अब कैसे है? क्योंकि द्रव में द्रव छिपा होता है। अब सोचोगे यार दूध में द्रव कैसे छिपा है? परिक्षेपण माध्यम दूध होता है और उसके अंदर कभी ध्यान देना आप मेरे दोस्त, उसके अंदर घी भी छिपा हुआ होता है, और घी भी मेरे पास क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है नहीं होता? तो द्रव में द्रव, दूध भी क्या है? द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है, जैसे हम पायस कहते हैं। ओहो अरे भाई, क्या बोलते हैं इसको? हम पायस कहते हैं। तो वसा भी सेम टू सेम क्वालिटी का होता है। फैट जो होती है, फैट चर्बी जिसे बोला जाता है, वो भी क्या है मेरे पास? पायस होती है। वसा भी मेरे पास क्या है बेटे? पायस है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। पायस होते हैं द्रव में द्रव, द्रव में गैस, गैस में द्रव, द्रव में ठोस। मैंने बता दिया आपको पायस क्या होते हैं। तो दरिया द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन हमारा क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। ठीक है, मक्खन है, मक्खन बहुत खाया होगा आपने, और रोटी पे लगा के मक्खन को, और जब सब्जी के साथ खाया जाता है तो स्वाद बढ़ जाता है भाई। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं। फिलहाल तो मक्खन है, मक्खन देख लो। मक्खन बाहर से तुम्हें ठोस दिखाई देगा, लेकिन अंदर से जब उसको रगड़ोगे, ऐसे करके रगड़ोगे, तो आपको जो है लिक्विड फॉर्म में भी कुछ ना कुछ निकलता है उसके अंदर से। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे पास? यानी कि ठोस में द्रव होता है। ठोस में द्रव, बाहर से ठोस, अंदर से लिक्विड छुपा हुआ होता है। तो ठोस में क्या है? ये द्रव होता है। तो मक्खन क्या है? ठोस में द्रव। ऐसे ही अंदाजा लगा ले करो यार, बीएससी थर्ड ईयर में हो, अगर तुमसे पूछे मक्खन क्या है, पनीर क्या है, ये सब कुछ आपने खाया है यार, रक्त ब्लड क्या है, इन सब के बारे में आपको पता है। बस रक्त क्या है यार? ब्लड के अंदर तुम्हारे पास मटेरियल भरा हुआ होता है, तो वो भी तुम्हारे पास क्या होता है? यानी कि द्रव में ठोस होता है। ऐसे ये पढ़े करो बढ़िया करके। ठीक है, ठोस में द्रव हो गया। सोल में परिक्षेपण माध्यम है। भैया सोल क्या होता है? आप सोल आ गया। सोल क्या होते हैं? गोल्ड सोल, सिल्वर सोल। पैंट देखा आपने? पैंट, गोल्डन पैंट, सिल्वर पैंट, उसमें बेटे सिल्वर के कण होते हैं ओरिजिनल वाले। ये मत सोचना ना होते हैं, थोड़ी बहुत सिल्वर की मात्रा होती है ताकि वो पैंट चमकने लगता है। तो लिक्विड में एक तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास पैंट होता है, वो असल मैंने सिल्वर सोल ले लिया, सिल्वर का पैंट ले लिया मैंने, तो वो लिक्विड होता है। हमें दिखाई देगा ठोस, लेकिन उसके अंदर मतलब हमें दिखाई देगा लिक्विड, द्रव दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो सिल्वर के ठोस कण है वो हमें दिखाई देंगे। मतलब बाहर से हमें वो लिक्विड दिखाई दे रहा है और उसके अंदर हमारा ठोस है। इसका मतलब यह है कि जो परिक्षेपण माध्यम में जो दिखाई दे रहा है हमें, वो ठोस है, वो लिक्विड है, द्रव है, और जो उसके अंदर छिपा हुआ है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो लिक्विड है, और जो उसके अंदर छिपा हुआ है वो ठोस है। इसका मतलब है परिक्षेपण माध्यम जो दिखाई देता है और जो छिपा हुआ होता है वो हमारी परिचित प्रवस्था होती है। तो परिक्षेपण माध्यम क्या मेरे पास यहाँ? द्रव होगा। ठीक है, यानी कि सोल में परिक्षेपण माध्यम है, तो ठोस तो हमारे पास परिचित प्रवस्था होती है, और द्रव हमारे पास क्या होता है? सोल में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो सोल में हमेशा द्रव क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि द्रव में ठोस का कोलाइडी विलयन सोल कहलाता है। इस चीज को याद कर लो आप। चलो साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। स्वर्ण संख्या न्यूनतम होती है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या न्यूनतम होती है 0.01 से 0.05 समथिंग में आती है। स्टार्च की सबसे ज़्यादा होती है 20 से 25, और बाकी सब बीज वाले होते हैं। बाकी सब होते हैं और होना जो है काफ़ी नहीं होता है भाई। तो स्वर्ण संख्या जो न्यूनतम होती है वो किसकी होती है? जिलेटिन की होती है। याद कर लो, स्वर्ण संख्या जिलेटिन की होती है सबसे कम। ठीक है, और जिलेटिन का यूज़ कहाँ करते हैं? हम आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मात्रा जिलेटिन की डाल देते हैं ताकि जो है उसमें दूध, चीनी, ठीक है, दूध, अरे आइसक्रीम जो बनी होती है दूध से, चीनी से, और थोड़े और सड़े गले पदार्थ, जो भी पदार्थ उसमें डालते हैं वो लोग, ठीक है, उन सबके कणों को आपस में बांधे रखती है। कौन? जिलेटिन जो होती है। ये काम होता है जिलेटिन का। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे पास? 16, और 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए साहब हो गए 16 क्वेश्चन, कुल 16 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। अब 70वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए साहब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी कोलाइडी विलयन में प्रवस्थाओं की संख्या। देखो जिस तरह से आपने बिलियन चैप्टर पढ़ रखा, सॉल्यूशन में विलय विलायक होता है, सेम टू सेम कहानी कोलाइडी विलयन में भी विलय विलायक होते हैं, लेकिन विलय को कहते हैं परिचित प्रवस्था और विलायक को बोलते हैं यहाँ परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो प्रवस्थाएं कितनी होती हैं? केवल 2, 3, 4, 1 कितनी व्यवस्थाएं होती हैं? देखो परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम केवल 2 ही तो चीज़ें होती हैं। तो भैया या फिर बोलोगे आप, एक तो मेरे पास विलायक होगा, दूसरा कोलाइडी कण होंगे, होगा नहीं होगा? तो कुल मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन में प्रवस्थाओं की संख्या कितनी होती है? मेरे पास 2 होती है।
ठीक है, परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब ये परिचित प्रवस्था गैस हो सकती है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। परिक्षेपण माध्यम गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। यहाँ विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं और यहाँ विलेय को हम परिचित प्रवस्था कहते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण है, पिछले यानी कि पहले मैंने क्वेश्चन ले चुका हूँ। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लेकिन इसमें कुछ और दे रखा है इसलिए करवा रहा हूँ। यहां देखो टिंडल प्रभाव को इफेक्टिव करने वाले दो कारक होते हैं, यानी टिंडल प्रभाव को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। उन कारकों का नाम बताओ अगर आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा है बढ़िया करके। तो एक तो होता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी टिंडल प्रभाव उतना ज्यादा दिखाई देगा, प्रकाश की तीव्रता जितनी कम होगी टिंडल प्रभाव उतना कम दिखाई देगा। और एक खास बात कोलाइडी कणों पर डिपेंड करता है। कोलाइडी कणों पर जो डिपेंड करता है वो इसलिए करता है, देखो कभी भी वास्तविक विलयन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जिसके कारण कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं और आपको टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करोगे कोलाइडी कणों की, तो कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, यानी कि वास्तविक कणों से तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। अब ज्यादा होने की वजह से ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। जब प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं तो भैया आपको टिंडल इफेक्ट शो होना दिखाई, मतलब टिंडल इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलिए साहब, तो कणों का आकार यहाँ जो है मेनली पॉइंट रहेगा। टिंडल प्रभाव का कारण है कणों का आकार, तो इस पॉइंट पे फोकस करना। कणों का आकार टिंडल प्रभाव का एक मेनली इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल है। आर्सेनिक सल्फाइड सोल आपसे क्या कहता है? कुछ कहता है? हाँ कहता है। देखो आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये हमेशा ऋणात्मक सोल होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका वैद्युत कण संचलन में वैद्युत कण संचलन के द्वारा प्रूफ करोगे कि इस पर धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कण हमेशा एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा ये कौन सा सोल है बेटे? ऋण सोल होता है। यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड सोल जो है वो कौन सा है? ऋण सोल है। इसको याद कर लो ठीक से। आर्सेनिक सल्फाइड कौन सा सोल है बेटे? ऋण सोल है। चलिए आगे देखते हैं। किस आयन की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी? तो हार्डी सुलजे का एक नियम आता है, उसने पहले ये बता दिया है कि उसी आयन की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगी जिस पे आवेश सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो ऋण आवेश ज्यादा हो या फिर हमारा धन आवेश ज्यादा हो। पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोलाइडी विलयन धन आवेशित है तो उसको स्कंदित करने के लिए ऋण आवेश चाहिए, और अगर ऋण आवेशित है तो उसको स्कंदित करने के लिए हमें धन आवेश चाहिए, है ना? चाहिए ना चाहिए? तो किस आयन की स्कंदन शक्ति अधिक होगी? तो भैया SN4+ आयन की स्कंदन शक्ति कैसी होगी मेरे दोस्त? अधिक होगी। सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी होने वाली है? SN4+ आयन की, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा आवेश है। चलिए साहब, प्रत्येक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, विषमांगी होता है, समांगी होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लो ठीक से, जितने भी कोलाइडियल सॉल्यूशन आपको दिखाई देंगे, यानी कि कोलाइडी तंत्र, कोलाइडी विलयन आपको दिखाई देंगे, सब के सब विषमांगी तंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस होते हैं, सबके सब विषमांगी तंत्र होते हैं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब आगे देखते हैं। जेल उदाहरण है। जेल आपने सब बाल पे लगाने वाला जेल नहीं, तकड़ा जेल लगा लिया बाल पे, खड़े कर लिया बाल तीरों की तरह पर को, वाला जेल नहीं। जेल का मतलब ये होता है कि ठोस में द्रव होना चाहिए, उसे हम जेल बोलेंगे। अगर ठोस में द्रव है तो जेल। पनीर देखा होगा आपने, पनीर को जब निचोड़ोगे ना तो उसके अंदर से द्रव निकलेगा। इसका मतलब है ठोस में द्रव घुसा पड़ा है, यानी कि पनीर क्या है? राइट एग्जाम्पल है। ठीक है, ठोस में द्रव को हम क्या बोलते हैं? जेल कहते हैं। ठोस में द्रव का कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जेल के, बताओ जरा मुझे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे जेल के। चलिए साहब आगे देखता हूं मैं। BET, ठीक है, BET ब्रूनर होता है ये, ब्रूनर, इमिट एंड टेलर समीकरण के अनुसार P/V P0 - P व P/P0 के बीच आरेख होता है, इक्लिप्स होता है। याद कर लो डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चन आए तो बस दिमाग में फंसा के जाना कि सर इसका आंसर मेरे पास इक्लिप्स होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। पता है कि भैया उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, पर रीजन क्या होगा? उत्प्रेरक अगर ठोस उत्प्रेरक है तो गैसों को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेता है, अपने ऊपर आकर्षित कर लेता है ना? बात सही है नहीं? तो एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, कैसे? कि मध्यवर्ती जटिल बनाकर, चलो मध्यवर्ती जटिल बनकर, सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर, सक्रियण ऊर्जा घटाकर, या इनमें इन सभी के द्वारा। तो ये सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इधर राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पेपर करो कि यार भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है। तो यहाँ पे मैं यह लिख दूं, यह स्वाता
होने वाली प्रक्रिया है, यहाँ डेल्टा एस ये इरेज हो गया थोड़ा सा, तो भौतिक अधिशोषण के लिए सत्य है। जल्दी बताओ बेटे क्या सत्य है, क्या ये उत्क्रमणीय है, क्या ये स्वतः प्रक्रिया है, क्या डेल्टा एस इज लेस देन टू जीरो होता है, यानी कि एंथैल्पी का मान जीरो से कम होता है, यानी कि निगेटिव होती है एंथैल्पी, या आपके पास डेल्टा एस जो है वो जीरो से ज़्यादा होता है। तो बेटा इसे राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। एंट्रोपी जो होती है ना वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान देना, भौतिक अधिशोषण के लिए एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मान बढ़ता है, घटता नहीं है। आपसे बोल भी सकता है कि एंट्रोपी का मान घटता है, एंट्रोपी का मान बढ़ता है, तो भौतिक अधिशोषण में एंट्रोपी का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, याद कर लेना ठीक है। तो डेल्टा एस का मान क्या होता है, जीरो से अधिक होता है। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 25 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। बाकी आप क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर से प्रिपेयर करो। फिलहाल 25 इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को मोस्ट मान के पढ़ना आप कि भाई ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही इस साल पेपर में आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सोच लिया, ठीक है। बाकी अपने मॉडल पेपर से तैयारी कर लो अच्छी तरह से, जितने क्वेश्चन है देख देख के जाना, ठीक है। अब मिलते हैं ऐसी नए लेक्चर में, नई वीडियो में, नए यूनिट के साथ। थैंक्स।